नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी केजरीवाल के नए दाव की, हरियाणा में हो रहे बीजेपी के विरोध की, देखेंगे किसानों के नए ऐलान को, सत्यपाल मलिक के बयान से मची हलचल को, जानेंगे अमेरिका में पीएम के दौरे को और बुलेटिन के आखिर में बात श्रीलंका के नए राष्ट्रपति की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अयोध्या की तरह सीतामढ़ी में विकास कार्य कराने की अपील। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को फिर लिखी चिट्ठी, कहा पश्चिम बंगाल की बाढ़ मैन मेड, डीवीसी ने बिना बताए पानी छोड़ा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान, कहा 10 दिनों के अंदर तीनों दलों के बीच सीट शेयरिंग की डील डन हो जाएगी। भारत ने चेन्नई टेस्ट में बांग्लादेश को 280 रनों से दी मात, 234 रन पर आउट हुई बांग्लादेश की दूसरी पारी। सीरीजन में भारत ने 1-0 से ली बढ़त। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केजरीवाल ने जंतर मंतर से बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने आरएसएस से 5 सवाल पूछ लिए। केजरीवाल ने आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्तों में पड़ी खटास का फायदा उठाने की कोशिश की है। तो केजरीवाल के बयानों ने क्यों उड़ा दिया बीजेपी के चेहरे का रंग, देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर वहीं पहुंचे थे जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। जंतर मंतर पर केजरीवाल ने जनता की अदालत बुलाई और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर करारा हमला बोला। अपने इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि मैं सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूँ, मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते तो मैं इनकम टैक्स की नौकरी करता था, उसमें करोड़ों रुपए कमा लेता, बल्कि हम तो देश के लिए आए थे। भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या, सांस भी नहीं ले सकता हूँ, जी भी नहीं सकता। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। इसके साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी की जनक आरएसएस से भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या सरकारों को लालच देकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर गिराना सही है? बीजेपी ने भ्रष्ट नेताओं को शामिल किया है, क्या आप ऐसी राजनीति से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी को गलत काम करने से रोका है? लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वो मां को ही आंखें दिखाने लगा है? आप लोगों ने कानून बनाया था कि नेता 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, वो मोदी पर क्यों नहीं लागू होगा? केजरीवाल ने बीजेपी के साथ ही संघ को भी मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पर संघ और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। केजरीवाल फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं, जिससे विधानसभा चुनाव में फायदा उठा सके। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव तो अभी दूर हैं, फिलहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जहां कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और यही नहीं, सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ जनता का गुस्सा भी बढ़ रहा है। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ पार्टी नेताओं की नाराजगी है, तो अब बीजेपी सरकार से, पार्टी से जनता की नाराजगी भी साफ नजर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। हरियाणा के सिरसा जिले में कालावली से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। राजेंद्र सिंह चकेरिया गांव में वोट मांगने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। प्रदर्शनकारी किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद राजेंद्र ने अपना चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिया। वहीं जब राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट रेवाड़ी के गांव भूडला में प्रचार के लिए पहुंचे, तो उनका फूल माला और पगड़ी से स्वागत किया गया। सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की बात ना करके केवल धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के नारे पर अटकी हुई है। पिछले 10 सालों में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। 3 काले कानून में किसानों को गोली लाठियां खानी पड़ी। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसान शहीद होने के बाद तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। हरियाणा में बीजेपी चौतरफा घिर गई है। न पार्टी के नेता खुश हैं और न ही जनता। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बयानों ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनता का बढ़ता गुस्सा बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। वैसे टेंशन तो किसान भी सरकार की बढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी सरकार से किसानों की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अब हरियाणा चुनाव से पहले किसानों ने सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद से केंद्र सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत हुई।
किसान महापंचायत में सरवन सिंह पंधेर के साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल, अमरजीत सिंह मोहड़ी सहित कई किसान नेता शामिल हुए। इस दौरान फैसला लिया गया कि 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेल ट्रैक जाम रखा जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा में पंचायतें कर बीजेपी की तरफ से किसानों पर किए अत्याचार को याद कराया जाएगा। पंधेर ने आगे कहा कि किसान हरियाणा में बीजेपी की हार में हिस्सेदार बनेगा। यानी पंधेर ने सीधे हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का दावा कर दिया है। सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह के अत्याचार किसानों पर किए हैं, अब हरियाणा में इसका बदला लेने का समय आ गया है। हम पंचायत कर हरियाणा के किसानों को याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों पर बल का प्रयोग किया गया और किस प्रकार से किसान शुभकरण को शहीद किया गया। उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर को भारत भर में 2 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। किसानों के ऐलान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को किसानों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा था और अब ऐसे में एक बार फिर किसानों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है, जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। किसानों ने बीजेपी सरकार की नींद उड़ा दी है। नींद तो बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक के बयान ने भी बीजेपी की उड़ा दी है। मलिक ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मुलाकात की खबर से ही बीजेपी टेंशन में थी और इसके बाद ठाकरे से मिलने पहुंचे सत्यपाल मलिक के बयान ने तो सियासत को गरमा दिया। क्या बोले मलिक, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी का सफाया होने का दावा किया है। दरअसल सत्यपाल मलिक शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे थे और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैंने एमवीए को पूरा समर्थन दिया है, मैं उसके लिए प्रचार भी करूंगा। इससे पहले भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव देश को दिशा देगा। महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम भाजपा के ताबूत में आखिरी कील के रूप में काम करेंगे। महाराष्ट्र के साथ ही सत्यपाल मलिक ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस लगभग 60 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि भाजपा को केवल 20 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सत्यपाल मलिक ने बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा हो। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए थे और इस बार भी उन्होंने इसकी जांच की मांग दोहराई है। साथ ही सरकार पर उनके उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मेरा 5 बार ट्रांसफर किया गया, मुझे धमकियां मिल रही थी, फिर भी मेरी सिक्योरिटी छीन ली गई, आवाज देने से मना कर दिया गया। उन्होंने सरकार पर उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया और साथ ही महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चेतावनी भी दे दी है, जिससे बीजेपी की घबराहट बढ़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया होगा, मलिक के इस बयान की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। वैसे चर्चा तो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की भी हो रही है। अमेरिका में क्वाड की बैठक हुई, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। क्या कुछ हुआ बैठक में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा सुर्खियों में है। उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों के प्रमुख नेताओं के साथ अमेरिका के बेलमिंगटन, डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसके बाद बैठक में शामिल सभी मेंबर्स ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का स्थायी मेंबर बनाने पर सहमति जताई। क्वाड ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता में विस्तार करेंगे, इसे अधिक समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और समृद्ध हिंद प्रशांत ही हमारी साझा प्रतिबद्धता है। इस दौरे पर पीएम मोदी की जो बाइडेन से मुलाकात चर्चा में थी, तो एक और सवाल चर्चा में रहा, वो ये कि आखिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। दरअसल अमेरिकी कोर्ट ने डोभाल को खालिस्तानी पन्नू के मामले में समन जारी किया है। हालांकि इस मामले में हिंदुस्तान ने अमेरिका के सभी आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अब ऐसे में डोभाल की गैर मौजूदगी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। भारत के एनएसए डोभाल की गैर मौजूदगी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल तो जगन मोहन रेड्डी ने भी खड़े किए हैं नायडू सरकार पर। इन सवालों को लेकर जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नायडू सरकार पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगा दिया। तो आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह चर्बी के दावे ने हड़कंप मचा दिया है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के इस दावे ने देशव्यापी विवाद छेड़ दिया है
और अब वाईएसआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी ने इसे लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। जगन ने इस चिट्ठी में चंद्रबाबू नायडू पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं ये पत्र आंध्र प्रदेश राज्य में घटित हो रही अपमानजनक घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता, अखंडता और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस नाजुक स्थिति को सावधानी से नहीं संभाला गया तो इस झूठ से काफी नुकसान हो सकता है। यह हकीकत में राजनीतिक उद्देश्यों से फैलाया गया झूठ है। इस झूठे प्रचार से दुनिया भर के हिंदू भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। जगन ने नायडू को ही घेर लिया है। उन्होंने पीएम मोदी से सच उजागर करने की मांग की है, तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। हिंदू सेवा समिति नाम की संस्था ने जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। इस घटना ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लोगों का विश्वास डगमगा गया है और ऐसे में सच का सामने आना और उस पर उचित कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। और बुलेटिन के आखिर में बात श्रीलंका के नए राष्ट्रपति की। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक नतीजे सामने नहीं आए हैं और ये नतीजे हिंदुस्तान के लिए चिंताजनक माने जा रहे हैं। तो आखिर क्यों श्रीलंका के चुनावी नतीजों ने उड़ाई भारत सरकार की नींद, देखेंगे रिपोर्ट में। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती पूरी हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं और ये नतीजे हिंदुस्तान के लिए चिंताजनक माने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार श्रीलंका में लेफ्ट समर्थक नेता राष्ट्रपति चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। वैसे पहले दौर की काउंटिंग में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। शुरुआत में अनुरा कुमार दिसानायके बड़ी जीत की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें टक्कर दे रहे उम्मीदवारों ने भी दिसानायके को जीत की बधाई दे दी थी, लेकिन काउंटिंग पूरी होते होते खेल पलटता दिखाई दे रहा है। मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। श्रीलंका के चुनावी इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी भी उम्मीदवार को पहले दौर में 50% वोट नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग ने अब दूसरे राउंड के वोटों की गिनती का आदेश दिया है। पहले दौर की काउंटिंग के बाद अनुरा कुमारा दिसानायके को 39.52% वोट मिले हैं, जबकि साजिद प्रेमदासा 34.28% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 16% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। श्रीलंका के चुनाव आयोग के अध्यक्ष RMAL रत्नायके ने कहा कि दिसानायके और प्रेमदासा ने राष्ट्रपति चुनाव में अधिकतम वोट हासिल किए हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी 50% से अधिक वोट नहीं मिले हैं। इसलिए मतों की दूसरी वरीयता गणना की जाएगी। श्रीलंका में मतदाता वरीयता के क्रम में 3 उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो उसे विजेता घोषित किया जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मतगणना का दूसरा दौर शुरू हो जाता है, जिसमें दूसरे और तीसरे विकल्प के वोटों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।